असम से ये खबर है, जहां जोरहाट में आईएएफ का ट्रांसपोर्ट प्लेन क्रैश हुआ है। लैंडिंग के दौरान एयरफोर्स का विमान क्रैश हुआ। एयरबेस पर क्रैश हुआ है N-32 विमान। जोरहाट एयरबेस में लैंडिंग के दौरान आग भी लग गई। अब इन तस्वीरों को देखिए, ये प्लेन बीच में दो हिस्सों में टूट गया है, बट गया है बीच में से और क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहा है। लैंडिंग के दौरान ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। प्राथमिक तौर पर ये सूचना मिल रही है, प्राथमिक जानकारी मिल रही है कि लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ है। ये दूसरी तस्वीर देखिए, धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। आसमान में धुएं का गुबार छा गया प्लेन क्रैश के बाद। N-32 विमान क्रैश हुआ जोरहाट एयरबेस में। लैंडिंग के दौरान अचानक से हादसे के बाद प्लेन में आग लग गई। तो लैंडिंग के दौरान ही यह हादसा हुआ है, ये प्राथमिक जानकारी मिल रही है। हालांकि क्या टेक्निकल परेशानी थी या फिर वेदर की वजह से, मौसम की वजह से ये हुआ, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो क्लाउडी मौसम, यानी कि बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं, मौसम भी खराब नजर आ रहा है। अब इस मामले पर जांच भी होगी, क्या कहा जा रहा है एक एक कर आपको बताएंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, N-32 विमान जोरहाट में सुबह करीब 10 बजे की घटना, जब हादसा हुआ और प्लेन क्रैश हुआ है। और आपको अब इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, आखिर हुआ क्या था। ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं, धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। एयरबेस पर क्रैश हुआ N-32 विमान। N-32 विमान के क्रैश होने के बाद आप देख सकते हैं, टीमें मौके पर पहुंची, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची है और अब जांच भी की जाएगी कि आखिर ये हुआ कैसे। अब इन तस्वीरों को देखिए, ये प्लेन बीच से दो हिस्सों में बटा हुआ दिख रहा है, टूटा हुआ नजर आ रहा है। लैंडिंग, हार्ड लैंडिंग हुई होगी और उसी वजह से यह हादसा हुआ है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अब ये किन परिस्थितियों में होता है, तमाम सवाल उठ रहे हैं। लेकिन एक और बड़ा अपडेट है, विमान हादसे पर एयरफोर्स का बयान, एयरफोर्स की तरफ से बयान दिया गया है। हादसे की जानकारी जुटा रही है आईएएफ की तरफ से। कहा गया कि इस मामले की जानकारी जुटाई जा रही है, पूरे हादसे की जानकारी लेने के बाद डिटेल रिपोर्ट भी दी जाएगी। डिटेल रिपोर्ट देंगे। एयरफोर्स का N-32 विमान क्रैश हुआ है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, दो हिस्सों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। आईएएफ की तरफ से बयान आ गया है और ये कहा गया है कि अब इस पूरे मामले में डिटेल रिपोर्ट दी जाएगी। आईएएफ का विमान क्रैश हुआ, एयरफोर्स की तरफ से क्या कहा गया, यह हम आपको बता रहे थे। लेकिन असम के जोरहाट में यह विमान हादसा हुआ है। लैंडिंग के दौरान अचानक से विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। क्रैश के बाद N-32 विमान में आग भी लग गई और आप धुएं का गुबार तस्वीरों में देख रहे हैं। भारतीय वायुसेना का ट्रांसपोर्ट विमान है N-32। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। तो N-32 के बारे में भी आपको एक एक कर बताते हैं। दरअसल 40 साल से सेवा में है ये कार्गो ट्रांसपोर्ट विमान। पैराट्रूपिंग में इस्तेमाल किया गया, एयर ड्रॉप में मददगार है। मेडिकल इवैक्यूएशन, हाई ऑल्टीट्यूड सप्लाई में भी इसकी मदद ली जाती है। आपदा रेस्क्यू में भी कारगर है ये N-32। अभी 105 विमान सेवा में भारत के लिए विकसित बताए जाते हैं। तो N-32 के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, भारत के लिए किस तरीके से काम आता है। अभी 105 विमान सेवा में हैं, भारत के लिए विकसित, ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा मेडिकल इवैक्यूएशन की बात हो, हाई ऑल्टीट्यूड सप्लाई की बात हो, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ, ये जानकारी मिल रही है और हमारी संवाददाता अंजू निर्वाण हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अंजू, जिस तरीके से यह हादसा हुआ और जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, साफ समझ में आ रहा है कि N-32 विमान दो हिस्सों में बटा हुआ दिख रहा है, यानी कि हार्ड लैंडिंग की वजह से ऐसा हुआ। तो क्या ये तकनीकल परेशानी होती है या फिर ये पायलट के अनुभव पर डिपेंड करता है या फिर वेदर कंडीशन पर निर्भर करता है? जी देखिए प्रगति, मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि N-32 एयरक्राफ्ट जो है वो भारतीय वायुसेना का एक प्रमुख, यानी कि इसे आपको मैं बता दूं कि हॉर्स पावर एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। यानी कि हर एयरक्राफ्ट का, हर वेपन का एक अलग नाम दिया जाता है, तो हॉर्स पावर इसको नाम दिया गया है। N-32 एक मल्टीपर्पज इस्तेमाल करने वाला, मल्टी यूजेस वाला एयरक्राफ्ट था। जहां तक पायलट को लेकर आपने सवाल किया, इंडियन एयरफोर्स की जो ट्रेनिंग होती है, पायलट की जो ट्रेनिंग होती है, वो बहुत अच्छे तरीके से की जाती है और सालों की इसमें तैयारी होती है। और जो पायलट इसको फ्लाई करते हैं वो सब ट्रेन्ड पायलट होते हैं।
जहां तक इस विमान की बात है, AN-32 एयरक्राफ्ट को जो फ्लाई करते हैं उसमें 2 क्रू होते हैं, इसके साथ एक टेक्निकल स्टाफ होता है और कुल मिला के और साथ में कुछ सपोर्टिंग स्टाफ होता है। तो इस तरीके से 4 से 5 पूरा क्रू होता है इस एयरक्राफ्ट का। जहां तक इस्तेमाल की इस एयरक्राफ्ट की बात है, ये अपने आप में मल्टीपर्पज इस्तेमाल होने वाला, हाई ऑल्टीट्यूड में, रेगिस्तानी इलाके में, हर तरह के मिशंस में इसका इस्तेमाल हुआ है। 1984 से मैं आपको बता दूं यहाँ पर प्रगति, 1984 से लेकर अब तक ये भारतीय वायुसेना का हिस्सा रहा है, क्योंकि 40 साल का एक लंबा समय बीता है इस एयरक्राफ्ट को लेकर और ये अभी तक सेवा में है। इसको रिप्लेस करने की भी तैयारी की जा रही है। C295 एयरक्राफ्ट जो कि भारत ने स्पेन के साथ उसको लेकर डील की है, उससे इसको रिप्लेस किया जाएगा। जहां तक बात इस हादसे की है, तो हम आपको बता दें कि सुबह के 10 बजे के आसपास ये जो एक रूटीन ऑपरेशन के लिए ये एयरक्राफ्ट, जिस तरह से अभी भारतीय वायुसेना के हवाले से हमें खबर मिली है, एक रूटीन मिशन पर था और जिस वक्त ये लैंडिंग कर रहा था जोरहाट एयरबेस पर, उस दौरान इसमें आग लगी और उसके बाद ये क्रैश हुआ, जिससे ये 2 टुकड़ों में बट गया। अब यहाँ पर सवाल आता है कि क्या उन पायलट्स का क्या हुआ या उस क्रू का क्या हुआ जो इसके अंदर थे, उसको लेकर अभी कोई जानकारी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से नहीं दी गई है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कर दी गई है। साथ ही साथ जो ब्लैक बॉक्स जो होता है, जब भी कोई एयरक्राफ्ट जब क्रैश होता है तो ब्लैक बॉक्स में भी लास्ट टाइम पे जब एयरक्राफ्ट की के अंदर जो पायलट्स होते हैं, जो क्रू होते हैं, उनकी क्या बातचीत होती है वो भी उसके अंदर रिकॉर्ड होती है। तो इस तरीके से ये पूरी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जा रही है। सर्च एंड रेस्क्यू जो टीम है वो वहां पर पहुंच गई है, फायर ब्रिगेड की टीम्स वहां पर पहुंच गई है। और जहां तक जोरहाट एयरबेस का सवाल है, मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं और तस्वीरों में भी दिख रहा है कैसे रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। अंजू, आपने बताया अभी तक पायलट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, ब्लैक बॉक्स से अब आगे जांच की जाएगी। लेकिन 1984 से N-32 सेवा में है, उसके बाद 2019 और 2016 में भी ये विमान हादसे का शिकार हुआ है। अपग्रेड का क्या प्रोसीजर रहता है, उसके बारे में एक रिपोर्ट भी आई थी, क्या जानकारी इससे जुड़ी? जी देखिए, इसको क्योंकि जिस तरीके से ये एक लंबा एयरक्राफ्ट, मतलब लंबे समय से इसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना करती रही है, तो बीच बीच में इन एयरक्राफ्ट का जो अपग्रेडेशन है वो किया जाता रहता है ताकि ये और लंबे समय तक काम करते रहे। लेकिन खास बात यह है कि मैंने आपको जैसा बताया कि C295 एयरक्राफ्ट जो है वो इसको रिप्लेस करेगा। उसमें आपको मैं बता दूं कि भारत ने स्पेन के साथ करीब 40 एयरक्राफ्ट को लेकर उसके साथ डील की है, जिसमें भारत के पास करीब 20 एयरक्राफ्ट जो रेडी टू एयर है वो आ चुके हैं। और इसके अलावा जो बाकी जो एयरक्राफ्ट है उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत में ही की जाएगी, वडोदरा में। उसको लेकर जो पूरा MRO है वो वहां पर बनाया जा चुका है। और अभी एक जो एयरक्राफ्ट है जो कि भारत में ही बना है C295 का, उसका एयर ट्रायल भी किया गया है। तो इस तरीके से AN-32 जो रिप्लेसिंग मोड में जा चुका है और धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से इस एयरक्राफ्ट को रिप्लेस किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंजू आपका जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर यह कि DRDO को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया गया है और सभी 3 टेस्ट पूरी तरह से कामयाब हुए हैं, सफल हुए हैं। 5000 किलोमीटर दूर से आने वाली मिसाइल नष्ट हो पाएगी, टारगेट से पहले ही दुश्मन की मिसाइल नष्ट हो पाएगी। 3 टेस्ट किए गए हैं और तीनों ही टेस्ट सफल रहे हैं। DRDO को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। तो नेवी के लिए एंटी शिप मिसाइल का भी सफल टेस्ट किया गया है। मल्टी लेयर्ड BMD मतलब दुश्मन पस्त। आपको बताते हैं मिसाइल डिटेक्ट करती है ये मिसाइल। इसके अलावा इसकी क्या खासियत है, रडार से लोकेशन ट्रैक करने में भी सक्षम है, कमांड सेंटर से खतरे का आकलन भी कर सकती है, इंटरसेप्टर से दुश्मन की मिसाइल टारगेट भी की जा सकती है, हवा में ही दुश्मन की मिसाइल नष्ट करने में सक्षम। अब इस सफल टेस्ट की बड़ी बातें क्या हैं? पहली लेयर्ड फेल होने पर दूसरा प्रहार हो सकता है, फिर दूसरी लेयर्ड एक्टिव होती है और 100% डिफेंस की गारंटी है। दुश्मन की मिसाइल नष्ट होने तक ऑपरेशन चलता है। तो एंटी शिप मिसाइल तैयार की गई है और इससे एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल इस पर काम किया जा रहा था, फिर 3 लेयर में ऑपरेशन किए। पहली लेयर अगर सफल नहीं होती है तो दूसरी लेयर सफल होगी ऑपरेशन के दौरान और तीनों ही टेस्ट सफल हुए हैं। दरअसल एंटी शिप मिसाइल तैयार कर समंदर में दुश्मनों का शिकार किया जा सकता है और एंटी शिप मिसाइल का
सफल टेस्ट हुआ है, यानी कि सक्सेसफुली इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। दुश्मन के युद्धपोतों का खात्मा इससे तय होता है। दुश्मन के नेवल बेस टारगेट होंगे पानी की सतह के करीब से अटैक, वाटर सरफेस से दुश्मन के रडार नाकाम करने में भी ये सक्षम है। इतना ही नहीं, समुद्र में रणनीतिक क्षमता भी बढ़ गई है और इसी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान भी दिया है। एंटी शिप मिसाइल समुद्री सुरक्षा की गारंटी देती है। तो एंटी शिप मिसाइल तैयार की गई है और इसको लेकर जानकारी भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से दी गई है। उन्होंने बताया है कि इस सफल परीक्षण के साथ ही भारत की ताकत और बढ़ गई है और उन्हें गर्व है। बढ़ते हैं आगे और बात एक और बड़ी खबर की करते हैं। हैदराबाद में आयोजित इंटेलेक्चुअल मीट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया है। सिंधु का पानी आतंकवाद के संरक्षकों तक नहीं पहुंचने देगा भारत। रक्षा मंत्री ने आतंकवाद को पाकिस्तान के समर्थन की निंदा की है। कहा कि शांति की भाषा नहीं समझने वालों को ऑपरेशन सिंदूर से जवाब मिला। इंटेलेक्चुअल मीट का आयोजन और इसी दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान। उन्होंने कहा कि सिंधु का पानी आतंकवाद के संरक्षकों तक नहीं पहुंचने देगा भारत। हम लोगों ने कहा था अगर भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम पाकिस्तान का दाना पानी बंद कर देंगे, हम लोगों ने कहा था। और पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमने इंडस वाटर वैली को सस्पेंड करके बता दिया कि जिनकी आंख का पानी मर गया हो उन्हें हमसे पानी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जिनके आंखों का पानी मर गया हो उन्हें हमसे पानी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यह इंडस वाटर वैली को सस्पेंड करके हमने साबित कर दिया है। आतंकवादियों के संरक्षकों को और मानवता के दुश्मनों को हम अपनी सिंधु का पानी नहीं जाने देंगे। बहनों भाइयों, दरअसल पाकिस्तान में हो सकती है पानी की कमी। भारत में चिनाब ब्यास प्रोजेक्ट पर काम में तेजी ला दी गई है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल पहुंचा TV9 भारतवर्ष। चंद्रा नदी को ब्यास नदी की ओर मोड़ा जा रहा है। इसको लेकर काम में तेजी लाई गई है और इसी कारण पाकिस्तान में पानी की कमी आ सकती है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। इस समय मेरी मौजूदगी जो है वो लाहौल स्पीति की सिसु घाटी के अंदर मौजूद है। जहाँ पे ये है वो चंद्रा नदी जो आगे जाकर चिनाब का रूप धारण कर लेती है भागा नदी के साथ मिलने के बाद। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिलहाल ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, इस पहाड़ी के इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये पहाड़ी जो है इस तरफ हम सिसु घाटी पड़ती है, लेकिन दूसरी तरफ है वो मनाली है। यानी कि मनाली के साथ ही ब्यास नदी बहती है और भारत सरकार की जो परियोजना है वो इन्हीं पहाड़ों को चीरकर दरअसल इस घाटी पर, इस जगह पर एक 9 मीटर का एक बांध बनाया जाएगा, बैराज बनाया जाएगा, जिसमें चंद्रा नदी का पानी जो है वो रोका जाएगा। वो रोकने के बाद एक पनबिजली परियोजना भी शुरू होगी और उसके साथ साथ में इन पहाड़ों के बीच में करीबन 8.5 किलोमीटर की एक टनल बनाई जाएगी और उस टनल के माध्यम से चंद्रा नदी का जो पानी है उसे ब्यास नदी में डाला जाएगा और ब्यास नदी हिमाचल से होते हुए पंजाब और फिर राजस्थान की तरफ जो है वो रुख कर देती है। और इसी तरीके से इस पानी को जो है, जो चिनाब नदी का पानी, जो चंद्रा नदी का पानी है, उसको अब ब्यास नदी में डालकर राजस्थान के उन इलाकों तक सिंचाई का तैयारी की जाएगी जो अभी सूखे हैं, जहां पर पानी की कमी है, जिससे खेती नहीं हो सकती है। तो एक बड़ा झटका जो है वो कहीं ना कहीं भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान को देने के लिए तैयारी की गई है। 2600 करोड़ से ज़्यादा की ये लागत जो है परियोजना के पूरा हो जाने के बाद न केवल पाकिस्तान को जो पानी जाता था उसे रोका जा सकेगा, बल्कि साथ ही साथ में भारत के लोग भी अब चिनाब दरिया का जो पानी है उसका इस्तेमाल अपनी सिंचाई के लिए कर सकेंगे। रमन सैनी, सिसु घाटी, लाहौल स्पीति, हिमाचल। सवाल यही, प्यासा तड़पेगा पाकिस्तान क्या? क्योंकि भारत की तरफ से तो तैयारी की गई है। खबर क्या है? तेजी से चिनाब ब्यास लिंक प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। चिनाब के पानी को ब्यास नदी में मोड़ा जाएगा और इससे भारत में चिनाब के पानी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। प्रोजेक्ट से पाकिस्तान में पानी की भारी कमी होगी और पाकिस्तान के पंजाब की जीवन रेखा है चिनाब नदी। यहाँ पाकिस्तान में गेहूं, चावल, कपास की खेती पर सीधा असर होगा, प्रभाव पड़ेगा। और इस वक्त की बड़ी खबर
पंजाब की सियासत से जुड़ी आ रही है सामने। पंजाब में बीजेपी की चुनावी तैयारी तेज हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथ में कमान ली है। बड़ी खबर पंजाब से है। कल रात गृह मंत्री अमित शाह ने एक लंबी बैठक भी की है। पंजाब में संगठन के अंदर जान फूंकने की तैयारी है। जीत की मुकम्मल तैयारी को लेकर सुझाव दिए गए हैं। आमोद राय हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आमोद, पंजाब में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, चुनावी तैयारी तेज कर दी गई है। इससे पहले बंगाल में भी गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली हुई थी और अब आगे पंजाब पर नजर है। जिस तरीके से बैठक हुई है और बातचीत की जा रही है, क्या एजेंडा तैयार किया गया है, क्या रणनीति है? हमेशा नई चुनौतियों का सामना करने में, खास करके उस राजनीतिक फील्ड का सामना करने में आनंद आता है जो अब तक छूटा रहा है। और इसी क्रम में जैसा आपने देखा, बंगाल में जिस तरह से 10 से 15 साल लगातार काम करने के बाद वहां पर किस तरह से किला फतह किया गया है, उसी तरह से अब पंजाब की कमान गृह मंत्री ने अपने हाथ में लिया है। और कल एक मैराथन बैठक हुई दिल्ली में, इसमें पंजाब के सारे महत्वपूर्ण नेता शामिल थे, साथ ही बीजेपी अध्यक्ष और संगठन मंत्री उसमें शामिल थे। और एक मुकम्मल प्लान तैयार की गई है कि कैसे पंजाब को के किले को फतह करना है। अब इस दिशा में लगातार गृह मंत्री का दौरा पंजाब में होगा। और ये भी बताया जा रहा है कि लगभग 117 जो सीटें हैं पंजाब की, वो सब बीजेपी अपने आप लड़ेगी। अब तक अकाली दल के साथ जो समझौते की अटकलें चल रही थी, वो लग रहा कि थमती हुई नजर आ रही है। और साथ ही वहाँ जो सिख वोटर हैं और दलित वोटर, जो जट सिख वोटर हैं और दलित वोटर, उनको लेकर एक लंबा चौड़ा मुकम्मल प्लान तैयार किया गया है। और सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं, जो सीमावर्ती जिले हैं, वहाँ पर भाजपा की पैठ कितना जड़ उसको मजबूत किया जाना चाहिए, कितना किया जा सकता है, इसका असेसमेंट भी हुआ है। कुल मिलाकर गृह मंत्री ने अब पंजाब में अपना कदम रख दिया है और वहां की राजनीति अब अगले आने वाले दिनों में इंटरेस्टिंग होगी। और बीजेपी इस बार चुनाव पंजाब में लड़ने के लिए नहीं लड़ रही है। बताया जा रहा है सूत्रों द्वारा कि बीजेपी पंजाब जीतने के लिए इस बार चुनाव लड़ेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आमोद राय आपको जानकारी दे रहे थे। बढ़ते आगे और अब बात करेंगे अभिषेक बनर्जी की, क्योंकि अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पर तलाशी। बंगाल पुलिस ने अभिषेक के घर पर तलाशी ली है। कालीघाट स्थित घर पर सुबह 3 बजे पुलिस की टीम पहुंची। सेंट्रल फोर्स के साथ बंगाल पुलिस पहुंची थी। करीब 4 घंटे तक तलाशी अभियान चलाया गया है। तो अभिषेक बनर्जी की परेशानी बढ़ती जा रही है। अलग अलग मामलों में उनसे पूछताछ हो चुकी है हाल ही में। और ये ताजा खबर है, जहां कालीघाट स्थित घर पर सुबह 3 बजे पुलिस की टीम पहुंची। सेंट्रल फोर्स के साथ बंगाल पुलिस पहुंची थी पूछताछ के लिए। बंगाल पुलिस ने अभिषेक के घर की तलाशी भी ली है। तो ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उनके घर पर तलाशी के लिए पुलिस की टीम पहुंची। इस दौरान अभिषेक बनर्जी की तरफ से क्या कहा गया, पहले वो सुनवाते हैं आपको। সমস্যা নাই, তদন্তকারী সংস্থার সাথে গিয়ে কথা বলুন, তারা সার্চ করে গেছে, উত্তর তারা দেবে। আমি তদন্তকারী সংস্থার প্রতিনিধি নই। আপনি দরকার হলে রিপাবলিক ছেড়ে তদন্তকারী সংস্থায় চাকরি করবেন। লুকিয়ে রেখেছি কি না আমার পুরো বাড়ি সার্চ হয়েছে, উত্তর তদন্তকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের জিজ্ঞেস করুন। रजनीश रंजन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रजनीश, 14 से 16 जून की बात करें तो अलग अलग मामलों में अभिषेक बनर्जी से पूछताछ हो चुकी है और उन्हें पूछताछ का सामना करना पड़ा है। कुल मिलाकर उनकी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। यह हाल ही का बयान, हाल ही की तस्वीरें जहां पुलिस की टीम उनके घर पर पहुंची है तलाशी के लिए, क्या जानकारी इससे जुड़ी? बिल्कुल, देखिए, एक मामले में तो अभिषेक बनर्जी को कल दोबारा सीआईडी के सामने पेश होना है। जो फर्जी हस्ताक्षर कराने का मामला है उसमें उनसे पूछताछ हो चुकी है। कल सीआईडी की टीम आई थी। चुनाव के दौरान जो भड़काऊ भाषण उन्होंने दिए थे उस पर उनको नोटिस दिया गया। और आज टीएमसी का दावा है कि आधी रात के बाद सुबह 3 बजे के आसपास में पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर की पुलिस यहां पर पहुंची है। हालांकि बताया जा रहा है कि आज अभिषेक बनर्जी के लिए पुलिस नहीं पहुंची थी। उनके सहयोगी सुमित राय, जो उनके असिस्टेंट रहे हैं, उनका मोबाइल लोकेशन यहां पर मिला था, लास्ट लोकेशन, और उन्हीं को यहां पर ढूंढने आई थी
सुमित राय पर ये आरोप है कि उन्होंने कुछ उगाही की है, एक्सटॉर्शन किए हैं और ज़मीन का एक तरीके से कब्जा का उनके ऊपर आरोप है। और ये सालगुनी पुलिस स्टेशन जो पश्चिमी मेदिनीपुर में है वहाँ पर ये मामला दर्ज है। टीएमसी ने बाकायदा एक ट्वीट करके दावा किया है कि 3 बजे पुलिस की टीम पहुँची है, 5:30 बजे के करीब में डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को बुलाया गया है, 6 बजे के करीब में उनके घर में ताला तोड़कर पुलिस पहुंची है। ये मेन गेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ताला जो, और वो तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। आज से TV9 भारतवर्ष की स्पेशल सीरीज ग्राउंड जीरो की शुरुआत हो रही है। सवाल भी होंगे, पड़ताल भी होगी और सामने आएगी जनहित के मुद्दों की सच्ची तस्वीर, जिसकी शुरुआत हम उत्तर प्रदेश के ग्राउंड जीरो से करने जा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष की टीम उत्तर प्रदेश की सड़कों पर विकास की गहराई नापने निकली। ये पता लगाने निकली कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा सरकार का दावा कितना सच्चा है। सड़क और हवाई मार्ग नेटवर्क ने क्या वाकई जनता की जिंदगी आसान बनाई है? देखिए। अगर उत्तर प्रदेश एक देश होता तो आबादी के मामले में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश होता। करीब 25 करोड़ लोग, 75 जिले और एक ऐसा भूगोल जहां एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचना कभी अपने आप में एक चुनौती हुआ करता था। लेकिन सवाल है कि क्या वो चुनौतियां आज भी कायम हैं या उनका समाधान अब ग्राउंड जीरो पर दिख रहा है? उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में एक्सप्रेसवे बने, एयरपोर्ट बढ़े और औद्योगिक परियोजनाएं शुरू हुई। लेकिन सवाल ये नहीं कि क्या बना, सवाल ये है कि क्या बदला। ग्राउंड जीरो में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने निकले थे। इस पूरी पड़ताल में हमारा फोकस रहा इंफ्रास्ट्रक्चर के 2 सबसे अहम पहलुओं पर, एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट। ये वो सुविधाएं हैं जो उम्मीदों को विकास की मंजिल से कनेक्ट करने के लिए बेहद जरूरी हैं। पड़ताल के लिए हम नोएडा से लेकर मेरठ और प्रयागराज तक गए, समझने की कोशिश की क्या वाकई एक्सप्रेसवे के जाल ने उत्तर प्रदेश के विकास में नई जान फूंकी है। हमारा पहला पड़ाव था गंगा एक्सप्रेसवे। 36,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से बना 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। मेरठ से शुरू होकर 12 जिलों को पार करता हुआ प्रयागराज तक पहुंचता है। हमें यह दावा काफी हद तक सच्चा दिखा कि इस एक्सप्रेसवे के जरिए मेरठ से प्रयागराज जाने में लगने वाला समय 12 घंटे से घटकर मात्र 6 घंटे रह गया है। देखो 7 घंटे में 8 घंटे में मैं गाजियाबाद से सीधे प्रयागराज पहुंच जाऊंगा, नॉन स्टॉप, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया काम है, मतलब ये समझ लीजिए। पहले तो ट्रेन से ही जाते थे और या तो फिर वो आगरा एक्सप्रेसवे पकड़ते थे, लेकिन अभी इसको बन जाने से काफ़ी अच्छा हो गया। यकीन मानिए गंगा एक्सप्रेसवे जिन जिन शहरों से गुजर रहा है वहाँ कई तरह से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। ये वो कॉरिडोर हैं जहाँ पे रोजगार और तमाम तरह के नए सृजन हो रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के बाद अब बारी थी एक और दावे को परखने की, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। 296 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे चित्रकूट से शुरू होकर इटावा तक जाता है। इटावा में ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ जाता है, यानी चित्रकूट से दिल्ली अब दूर नहीं है। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ से बाकायदा सोलर पैनल लगाए जाने की योजना है, जिससे कि आने वाले दिनों में 450 मेगावाट बिजली की जरूरतों को पूरा कर पाएगा। लखनऊ के लिए यहाँ से भी ढूंढा जाओ, वहाँ से बस करो, अब यहाँ सीधे हम लखनऊ के लिए भी जा सकते हैं, आगरा के लिए भी जा सकते हैं। यहाँ से हमको लखनऊ जाने में पहले 5 घंटे लगते थे, अब हम लखनऊ जाएं या आगरा जाएं 2 घंटे में पहुँच जाते हैं। बुंदेलखंड के बाद हमने रुख किया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। 341 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर तक 9 जिलों को जोड़ता है। दावा है कि इससे सफर तेज हुआ और पूर्वी यूपी की कनेक्टिविटी बेहतर हुई। लेकिन जमीन पर रहने वाले लोग क्या कहते हैं?
क्या उनकी जिंदगी में भी कोई बदलाव आया? बाराबंकी से लगभग मिनिमम 1.5 घंटे लग जाते थे, अब इस समय लगभग वही आधा घंटे के अंदर हम लोग को। दूसरी बात, किसानों का फायदा हुआ, जमीन की कीमत बढ़ी है। यहीं सर्विस रोड से बैठ जाते हैं, 25-30 रुपए में पहुंच जाते हैं आराम से। यूपी के एक्सप्रेसवे सिर्फ विकास की रफ्तार नहीं बढ़ा रहे, बल्कि रणनीतिक तौर पर भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। गंगा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जरूरत पड़ने पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ भी संभव है। पिछले 10 साल की तस्वीर देखें तो आज की तस्वीर थोड़ी चमकदार दिखाई देती है। 2017 के बाद 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, 91 किलोमीटर लंबा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और फिर आया 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे। आंकड़े ये भी बताते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश एक अलग देश होता तो एक्सप्रेसवे नेटवर्क के मामले में दुनिया के कई देशों के बराबर दिखाई देता। बेल्जियम का मोटरवे नेटवर्क करीब 1750 किलोमीटर और नीदरलैंड्स का करीब 2800 किलोमीटर है। वहीं यूपी में चालू, निर्माणाधीन और प्रस्तावित एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 3000 किलोमीटर तक पहुंच रही है। यूपी में 9 एक्सप्रेसवे चालू हैं, 3 निर्माणाधीन हैं और करीब 10 प्रस्तावित हैं। बदलाव सिर्फ किलोमीटरों का नहीं, घंटों का भी है। मेरठ से प्रयागराज का सफर 12 घंटे से घटकर 6 घंटे पर आ गया है। दिल्ली से चित्रकूट 12-13 घंटे से सिमटकर 8-9 घंटे का सफर रह गया है। लखनऊ से गाजीपुर की दूरी अब 6-7 घंटे नहीं, महज 3 से 4 घंटे में तय हो रही है। मेरठ से वाराणसी का सफर 14-15 घंटे से घटकर करीब 8-9 घंटे पर पहुंच गया है। लेकिन पड़ताल का सवाल सिर्फ सड़कों का नहीं, बल्कि उद्योगों से उनकी कनेक्टिविटी का भी है। उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में 27 जगहों पर औद्योगिक क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। इसके लिए 5300 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है। एक्सप्रेसवे के किनारे बनने वाले इन क्लस्टर से 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना जताई जा रही है। अब सवाल है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की योजना जमीन पर कितनी उतरी। पड़ताल में पता चला कि मेरठ समेत कुछ इलाकों में औद्योगिक कॉरिडोर पर काम शुरू हो चुका है, जबकि कई जगहों पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। यानी थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है। डबल इंजन सरकार का परिणाम आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेसवे का एक नेटवर्क, हाईवे, डिस्ट्रिक्ट वे और ग्रामीण सड़कों का 4 लाख किलोमीटर का एक बेहतरीन नेटवर्क हम सबको देखने को मिल रहा है। पड़ताल यही खत्म नहीं होती, क्योंकि सड़क के बाद बारी आसमान की है। अगर सड़कें विकास की धमनियां हैं तो एयरपोर्ट उसकी उड़ान, और उत्तर प्रदेश की इसी उड़ान का सबसे बड़ा प्रतीक है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे हम जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। देश के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स में शामिल जेवर एयरपोर्ट को सिर्फ एयरपोर्ट नहीं, बल्कि एक आर्थिक हब के तौर पर विकसित किया जा रहा है। पहले चरण में इसकी क्षमता सालाना 1.2 करोड़ यात्रियों की होगी। 2050 तक 6 रनवे के साथ इसे एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल करने की योजना है। 3900 मीटर लंबा रनवे घने कोहरे में भी विमान संचालन में सक्षम होगा। साथ ही यहां एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस हब भी विकसित किया जा रहा है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आने से जो जितने भी यंगस्टर हैं उनको काम मिला है। कीमतों में कम से कम हमारे यहाँ 5 से 6 गुना जो इजाफा हुआ है। इस एयरपोर्ट का जो लाभ है वो हमारे करीबी प्रदेशों को भी मिलेगा। किसी भी परियोजना की असली सफलता उसके असर से तय होती है। तस्वीर आने वाले समय में और साफ दिखेगी। फिलहाल हमारी पड़ताल में इतना साफ है कि उत्तर प्रदेश का आर्थिक और कनेक्टिविटी नक्शा तेजी से बदल रहा है। TV9 भारतवर्ष की ग्राउंड जीरो पर यह पड़ताल लगातार जारी रहेगी, किसी नए मुद्दे, किसी नई तस्वीर के साथ।